अच्छा बेटा देखो, अभी जो हम अब जो अच्छे। टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। ठीक है। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डील करता है, डील्स बिटवीन इंटर कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है बेटा जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन या केमिस्ट्री को इंटरचेंज होते हुए देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन लिख लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। यानी कि इस पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हमने टोटल कुल मिलाकर दो बातें पढ़नी है। पहली बात कि किसी केमिकल रिएक्शन से किसी केमिकल रिएक्शन से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाओगे। ठीक है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात इसका उल्टा है, किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आप केमिकल रिएक्शन कैसे कराओगे। ये दो बातें इस पूरी ब्रांच के अंदर पढ़ी जाती हैं। समझ गए? बेटा बात कुछ समझ में आई? जी सर। अच्छा, अब थोड़ा सा, अभी हम आगे नहीं बढ़ रहे, अभी इसी बारे में, इसी इंट्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। हमारे पास रिएक्शन दो तरह के होते हैं। अगर हम क्लासिफाई करें रिएक्शंस को, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारे पास दो तरह के हैं। नंबर वन इज स्पॉन्टेनियस एंड नंबर टू इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है? रिएक्शन which do not require external working। और नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है? रिएक्शन which require external working। सही भाई। देखो, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं बेटा दुनिया में जो हो जाते हैं, मतलब उनको, समझ लो, ये कहना गलत नहीं होगा कि उनको रोकने वाला कोई नहीं होता, वो बस हो जाते हैं। आपने मतलब सारे सेटअप को, यानी इंग्रेडिएंट्स को, रिएक्टेंट्स को साथ मिलाया, साथ अरेंज किया, रिएक्शन हो गया, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस को आपने एक साथ तमाम रिएक्टेंट्स को मिला दिया, तमाम रिएक्टेंट्स को एक साथ मिलाने के बावजूद भी आपको मजीद बाहर से कोई एनर्जी वेनर्जी देनी पड़ेगी। कोई हीट, कोई इलेक्ट्रिकल, कोई साउंड, कोई ना कोई एनर्जी आपको और देनी पड़ेगी। सब रिएक्टेंट मिलाने के बाद भी आपको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो रिएक्शन होगा, वरना नहीं होगा। कुछ पल्ले पड़ी बात? जी सर। जी सर।
अच्छा, अब जी सर। यहां पर दो रिएक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। जो स्पॉन्टेनियस है इनमें से वो कौन सा है पता है? इनमें से स्पॉन्टेनियस है केमिकल, यहां नीचे लिख देता हूं। स्पॉन्टेनियस कौन सा है? केमिकल रिएक्शन से जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, ये स्पॉन्टेनियस है, खुद से होता है। नॉन स्पॉन्टेनियस कौन सा है? जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें आपको बाहर से एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, और बाहर से कौन सी एनर्जी खर्च होती है वो तो यहाँ पे हम चीख चीख के बता ही रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी खर्च हो रही है यहाँ पर। समझ गए भाई? सारी बात समझ में आ गई? सब पल्ले पड़ा? कोई मसला तो नहीं? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे चल रहे हैं। ले लिया? जी सर। जी सर। सर। यस सर। अच्छा जी, तो अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ये वाली बातें होने के बाद, अच्छा अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस जो होता है, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इसमें बेसिक नेसेसिटीज क्या होती हैं? तीन बेसिक नेसेसिटीज हैं इसके अंदर। नंबर वन, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रोड्स दो होते हैं आपके पास, आपको पता ही है। एक एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। ये तीन बेसिक नेसेसिटीज में से पहली हो गई। दूसरी, इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, अब सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेटा? आयोनाइज सॉल्यूशन। ठीक है, आयोनाइज सॉल्यूशन होता है। अब चाहे वो मोल्टेड हो, पिघला हुआ हो, या फिर एक्वस हो, कोई सा भी हो, लेकिन आयोनाइज सॉल्यूशन होता है, उसमें आयंस मौजूद होते हैं। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इलेक्ट्रिकल सोर्स या फिर वोल्ट मीटर। अच्छा, बैक वक्त इन दोनों चीजों की जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रिकल सोर्स या वोल्ट मीटर की। किसी एक में कोई एक ही जरूरत होती है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा सर? बेटा बहुत आसान है। देखो, जहां पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन करवाना है, वहां ऑब्वियसली आपको इलेक्ट्रिकल सोर्स चाहिए। और जहां आपको केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलने वाली है, वहां पर आपको डेफिनेटली वोल्ट मीटर चाहिए, ताकि आप पता कर सकें हाँ भाई बिजली बनी भी कि नहीं बनी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हवा में हम बातें किए जा रहे हैं कि बिजली बन रही है, बिजली बन रही है, और बिजली यहाँ पे नाम को ना बन रही हो। समझ गए भाई? तो वहां पर हमें वोल्ट मीटर चाहिए होता है। ये वाली बात समझ में आ गई? तीन चीजें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है? यस सर। अच्छा, यस सर। स्क्रीनशॉट लेते जाना दस्ती दस्ती। आगे चलें? जी सर। ठीक। अच्छा, अब देखो, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस जो होते हैं ना हमारे साथ, हमारे पास, वो दो तरह के होते हैं, और दोनों के नाम भी अलग अलग होते हैं। एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल प्रोसेस, और एक को हम कहते हैं वोल्टेक या गैल्वानिक
वोल्टेक या गैल्वानिक, दोनों में से कोई एक नाम इस्तेमाल होता है प्रोसेस। अच्छा, दोनों में होता क्या है भाई? अगेन वही बात आ गई भाई, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होता है, और वोल्टेक या गैल्वानिक में इसमें केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। अब हमारा जो ये चैप्टर है, इसमें मेजॉरिटी बात जो है ना, वो वोल्टेक या गैल्वानिक प्रोसेसेस से रिलेटेड हुई हुई है, लेकिन फिर भी मैंने एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इसमें रखा है ताकि मैं उसकी झलक भी समझा सकूं। अभी तक इन सारी बातों में कोई सवाल या कंफ्यूजन किसी को है तो वो पूछ ले, फिर हम आगे चलेंगे। कोई सवाल या कंफ्यूजन बेटा? नो सर। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल दिया करो, कुछ नो सर। उल्टी सीधी बात तो मैं कर नहीं रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ ना भाई। हाँ भाई, चलिए अब आ जाते हैं हम प्रोसेस पर। तो सारी हमने बुनियादी बातें पढ़ ली। अब इलेक्ट्रोलिसिस, हेडिंग डली हुई आपके सामने। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, मूवमेंट होता है। किस चीज का? कैटाइंस। कैटाइन कौन सा होता है बेटा? पॉजिटिव वाला। एंड एनाइंस कौन सा होता है? नेगेटिव वाला। मूवमेंट होता है किसका? कैटाइन का और एनाइन का। कहां पर होता है? टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है? कैथोड और एनोड। ठीक है, मूवमेंट होता है कैथोड और एनोड की तरफ। किसका? कैटाइन और एनाइन का। किसकी वजह से बेटा? इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन हो जाता है और हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आ गई बात? इलेक्ट्रोलिसिस एक प्रोसेस है जिसमें कैटाइन और एनाइन मूव करते हैं इलेक्ट्रोड की तरफ, और इनके इस मूवमेंट की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। समझ में आई बात? जी सर। जी सर। यस सर। अच्छा जी, अब मैं आपको सीधे प्रोसेस पर लेकर चलता हूं। ये आ गया प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या है? सबसे पहले कंस्ट्रक्शन समझ लो। देखो यहां पर देखो, ये आपके पास ये एक इलेक्ट्रोड है जी, ये एक इलेक्ट्रोड है बेटा, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है। तीन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो सबसे पहले चीज क्या है? दोनों इलेक्ट्रोड आ गए, पहली इंपॉर्टेंट चीज हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इलेक्ट्रोलाइट। ये मुझे ब्लू कलर का जो नजर आ रहा है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इलेक्ट्रिकल सोर्स या फिर वोल्टमीटर। प्रोसेस कौन सा है उस पर डिपेंड करेगा। ये एक प्रोसेस है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, यानी कि करंट से केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पर आपको बैटरी चाहिए, इलेक्ट्रिकल सोर्स चाहिए, वोल्टमीटर नहीं चाहिए। ये रहा वो बैटरी का सोर्स। तीनों इंपॉर्टेंट चीजें आ गई। अब इनको वायर वगैरह लगाकर आपस में जोड़ दिया गया। ये सब कराने के बाद, ठीक है, सब करने के बाद अब करंट पास करना शुरू किया। जैसे ही हमने करंट पास करना शुरू किया, तो जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और जो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलाइट पर आइंस कैसे आए? इलेक्ट्रोलाइट में हमने एक सॉल्ट लिया कॉपर का, CuCl2, और इसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। नतीजतन कॉपर पॉजिटिव आइंस और क्लोरीन नेगेटिव आइंस आ गए। ठीक है ना? ये है यहां पर। जब करंट पास किया तो क्लोरीन के नेगेटिव आइंस, हमेशा याद रखना एनोड वाला रिएक्शन सबसे पहले होता है। रिएक्शन एनोड और कैथोड दोनों पर होगा, लेकिन पहले एनोड का होगा। करंट पास करने के नतीजे में क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ मूव करेगा बेटा। अच्छा, एक बात और, जब इसको डिसॉल्व कर रहे थे तो ये सॉलिड था, जब ये डिसॉल्व हो गया होगा तो दोनों आइंस बनकर लिक्विड बन गए होंगे। ये बात हम कर भी चुके हैं शायद। ठीक है ना? अब जैसे ही मैंने क्लोरीन का एटम इलेक्ट्रोलाइट से निकलकर इलेक्ट्रोड पर आया, क्लोरीन के उस एटम ने अपने अंदर से जो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, क्लोरीन के एक आयन में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दो आयन्स होंगे
तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएंगे। क्लोरीन ने उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज किया। अच्छा, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन रिलीज कर देगा तो बेटा उसके ऊपर जो चार्ज होगा वो खत्म हो जाएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है, याद रखना। तो यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस है, तो जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा, आयन हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है, और जब कोई एटम न्यूट्रल होता है तो बेटा वो अपनी नेचुरल स्टेट में वापस जाता है न्यूट्रल होकर। अच्छा, मैंने आपको क्लोरीन हमेशा कैसा बताया, उसकी नेचुरल स्टेट क्या बताइए? हमेशा गैस बताइए। तो क्लोरीन नेचुरली गैस होती है, तो जैसे ही वो यहाँ न्यूट्रल होगी वो यहाँ से गैस बनकर ऐसे उड़ना शुरू हो जाएगी। इस अमल को हम कहेंगे कि क्लोरीन गैस यहाँ से लिबरेट होना शुरू हो गई। समझ गए ये वाली बात? जी सर। यस सर। जी सर। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के जरिए ट्रेवल करके बेटा पहुंचे कहां पर? कैथोड पर। अब यहां पर हो गई है इलेक्ट्रॉन की ज्यादती। इलेक्ट्रॉन की ये ज्यादती देखकर कॉपर के लालची पॉजिटिव आयंस भागेंगे कॉपर की जानिब। ठीक है, और वहां जाकर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, और एक कॉपर का आयन 2 इलेक्ट्रॉन की कमी का शिकार होता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो न्यूट्रल हो जाएगा। अगेन यहां पर देखो, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो यह क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर गिरता है, घटता है। देखो 2 पॉजिटिव से ये 0 हो गया, नंबर घट गया इसका। और मैंने क्या कहा कि जब आयंस होते हैं तो ये लिक्विड स्टेट में होते हैं, जैसे ही न्यूट्रल होते हैं अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाते हैं। अच्छा, अब कॉपर की जो ओरिजिनल स्टेट होती है वो होती है सॉलिड। क्लोरीन की तो नेचुरली गैस होता है, तो क्लोरीन तो यहाँ पे गैस बन के उड़ जाती है, लेकिन कॉपर सॉलिड होता है, तो ये उड़ता नहीं है बल्कि ये इलेक्ट्रोड पर चिपक जाता है। अब ऐसे करके एक एक एटम करके एक एक एटम करके एक एक एटम करके इसके ऊपर बेतहाशा, ठीक है, इसके ऊपर बेतहाशा कॉपर के एटम्स चिपकते चले जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि कॉपर के एटम्स बिल्कुल इस इलेक्ट्रोड को बिल्कुल ढक लेते हैं, इतने ज्यादा चिपक जाते हैं। और इतनी ज्यादा उससे ढक लेना, हम इस अमल को कहते हैं कि भाई कॉपर यहां डिपॉजिट हो गया। जो सब्सटेंस जमा हो जाता है उसे डिपॉजिट कहते हैं, जो हट उड़ जाता है चला जाता है उसे लिबरेट कहते हैं। तो इट इज ये कौन सा प्रोसेस था बेटा? ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस था, और ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस था। जो सारी बातें अभी मैंने पीछे पढ़ाई हैं वही यहां पे लिख रहा हूं। और यहां पर क्या हो रहा था? यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, बदले में हमें केमिकल रिएक्शन होता नजर आ रहा है। आप बोलोगे सर केमिकल रिएक्शन हो क्या रहा है यहाँ पर? बेटा हो तो रहा है, ये कंपाउंड आयन में तब्दील हुआ, ये आयन न्यूट्रल जो हो रहे हैं वापस से आपको एलिमेंट की सूरत में हासिल हो रहा है, ये रिएक्शन ही तो हो रहा है। समझ गए बेटा? जी सर। कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? बेटा कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है बेटा, तो आज बात यहीं तक, बाकी बात इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक होगी अब आपसे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अच्छा, एक बात और मुझे करनी थी अभी बड़ी जरूरी,